हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट सेशन में हम लोग कंप्लीट किए थे ब्लॉक रोटर टेस्ट एंड नो लोड टेस्ट। ठीक है, तो ब्लॉक रोटर टेस्ट और नो लोड टेस्ट जो था मेरा मतलब कि सिमिलर टू द ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट इन केस ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है, सो नाउ इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस द वोल्टेज रेशियो टेस्ट। ठीक है, वोल्टेज रेशियो टेस्ट, और हम लोग इसको बोल सकते हैं टर्न्स रेशियो टेस्ट। ठीक है, तो इन केस ऑफ इंडक्शन मोटर इट इज़ समहाउ डिफरेंट, है ना। इट इज़ समहाउ डिफरेंट विथ रिस्पेक्ट टू ट्रांसफार्मर, क्योंकि वहाँ पे आपका वोल्टेज रेशियो टेस्ट और टर्न्स रेशियो जो है मेरा मतलब ऑलमोस्ट सेम है ना। मतलब दोनों को हम लोग इक्वल ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग वोल्टेज रेशियो को टर्न्स रेशियो के डायरेक्टली इक्वल हम लोग नहीं ले सकते, और लेंगे तो कब लेंगे, कैसे लेंगे, ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्यों, पहले हम उसको समझते हैं। ठीक है, तो अगर मेरे पास ट्रांसफार्मर होता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ट्रांसफार्मर है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर का प्राइमरी और सेकेंडरी मान लेते हैं कि ये आपका प्राइमरी है और ये आपका सेकेंडरी है। ठीक है, तो प्राइमरी में अगर हम वोल्टेज सपोज देते हैं, मान लेते हैं कि ये वोल्टेज आपका E1 है। ठीक है, तो इस वोल्टेज की वजह से करंट फ्लो होगा, फ्लक्स प्रोड्यूस्ड होगा। सो फ्लक्स मेरे को सेकेंडरी में जाकर के लिंक होगा, और सेकेंडरी में फ्लक्स लिंक होगा तो यहाँ पे वोल्टेज डेवलप होगा E2। क्लियर। आप देखिए यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द जो फ्लक्स है मेरा, मोस्ट ऑफ द फ्लक्स विल पास थ्रू द सेकेंडरी कॉइल, है ना। मोस्ट ऑफ द फ्लक्स विल पास थ्रू द सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू दिस मैग्नेटिक पाथ, ड्यू टू दिस मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, तो यहाँ पे आपका किसी भी टाइप का एयर गैप नहीं है बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी। लेकिन इन केस ऑफ इंडक्शन मोटर अगर हम देखेंगे तो इंडक्शन मोटर में क्या होता है, ये मेरा स्टेटर होता है। ठीक है, ये मेरा स्टेटर होता है, और इसके अंदर में क्या होता है, मेरा रोटर होता है। ठीक है, तो स्टेटर का जो फ्लक्स होता है, जहाँ पे स्टेटर फ्लक्स प्रोड्यूस करता है, और रोटर के बीच में क्या होता है, आपका एयर गैप होता है ना, एयर गैप होता है। तब उसमें क्या होगा, बहुत सारा लीकेज फ्लक्स आपको मिलेगा, बहुत सारा क्या होगा, लीकेज फ्लक्स मिलेगा। डैट मीन्स यहाँ पे जो हम सप्लाई देंगे, सॉरी ये रोटर का वाइंडिंग होगा, स्टेटर में जो हम सप्लाई देंगे, उसमें जो वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा, उसके बाद उस वोल्टेज की वजह से जो रोटर में जो वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा दैट इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना। जैसे कि हम लोग यहाँ पे E1/E2 को बोल सकते हैं, E1/E2 को डायरेक्टली बोल सकते हैं क्या, N1/N2, बट हेयर यहाँ पे हम लोग नहीं बोल सकते। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में क्या है, एयर गैप प्रेजेंट है। तो इट इज नॉट, वी कैन इजिली से डैट कि दोनों आपका क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो बात समझ में आ गया कि टर्न्स रेशियो, है ना, टर्न्स रेशियो हम लोग को अगर यहाँ पे डिटरमिन करना होगा तो आसानी से हम लोग डिटरमिन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनपुट का जो वोल्टेज होगा उसके प्रोपोर्शनल में मेरे को जो आउटपुट वोल्टेज मतलब जो रोटर में जो वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा टर्न्स रेशियो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारा फ्लक्स क्या हो गया, लीकेज हो गया। ठीक है ना, बहुत सारा फ्लक्स क्या हो गया, लीक हो गया। नाउ फर्स्ट थिंग यू आर अंडरस्टैंड। ठीक है, इसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना है कि जो हम लोग यहाँ पे वोल्टेज रेशियो फाइंड आउट करेंगे या टर्न्स रेशियो फाइंड आउट करेंगे, तो इन केस ऑफ इंडक्शन मशीन सिर्फ और सिर्फ हम लोग स्लिप रिंग इंडक्शन मशीन के लिए ही फाइंड आउट कर सकेंगे, और जो आपका स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर जो होता है आपका, उस केस में हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे। क्यों, क्योंकि दोनों का कंस्ट्रक्शन आपका डिफरेंट होता है। कैसे, अगर हम लोग स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर लेते हैं, तब उस केस में कुछ इस तरह का आपको कंस्ट्रक्शन मिलता है। ये आपका स्टेटर होता है, ये आपका रोटर होता है, और रोटर में 3 टर्मिनल मेरा बाहर निकला हुआ रहता है। 3 टर्मिनल मेरा क्या रहता है, बाहर निकला हुआ रहता है, और वो ज्वाइंट होता है स्लिप रिंग के थ्रू। ज्वाइंट होता है कहाँ पे, स्लिप रिंग के थ्रू। डैट मीन्स इस स्लिप रिंग के थ्रू मेरे को रोटर का टर्मिनल मुझे बाहर में मिल रहा है। लेकिन अगर आप स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर लेते हैं, तो स्क्विरल केज का जो रोटर होता है, मान लेते हैं कि ये आपका सपोज रोटर है, तो उस रोटर में जो होता है कंडक्टर आपका यहाँ पे प्लेस्ड होता है।
यहाँ पे कंडक्टर ये प्लेस होता है, फिर मान लेते कि ये कंडक्टर है आपका दूसरा कंडक्टर, फिर मान लेते ये सरफेस पे कंडक्टर है, और इसके बाद सारा क्या होता है, शॉर्टेड होता है। सारा कंडक्टर क्या होता है आपका, शॉर्टेड होता है, जिसका कोई भी टर्मिनल मेरे को बाहर में नहीं मिलता है। और जब कोई भी टर्मिनल मेरे को बाहर में नहीं मिलेगा तो कैसे टर्न्स फाइंड आउट करेंगे, नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, सो एक चीज़ आपको हमेशा याद रखना है कि जो हम लोग वोल्टेज रेशियो फाइंड आउट करेंगे या टर्न्स रेशियो फाइंड आउट करेंगे, दिस इज ओनली पॉसिबल इन स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। सो लिख सकते हैं हम लोग द वोल्टेज रेशियो टेस्ट और टर्न्स रेशियो टेस्ट, the turns ratio test is only possible in स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। आई थिंक जानते होंगे स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर क्या होता है, इसका कंस्ट्रक्शन यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ से अभी आप देख करके समझ सकते हैं। ठीक है, सो ये हम लोग देख लिए। नाउ अब मुझे अगर सपोज वोल्टेज रेशियो हमको फाइंड आउट करना होगा, फॉर एग्जांपल कि इनपुट साइड में स्टेटर का वोल्टेज कितना है और आउटपुट साइड मतलब रोटर के साइड में हमको वोल्टेज क्या मिलेगा, तब उसके लिए मुझे क्या करना होगा। देखिएगा ये जो स्लिप रिंग अरेंजमेंट किया हुआ है यहाँ पे, ये जो स्लिप रिंग अरेंजमेंट किया हुआ है, तो ऐसा हम लोग करते हैं ताकि रोटर साइड को कंट्रोल कर सके, है ना। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में मेरे को एक एडवांटेज होता है कि हम रोटर साइड कंट्रोल कर सकते हैं। क्यों कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि रोटर साइड का टर्मिनल मेरे को बाहर में मिलता है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअली यहाँ पे हम लोग वेरिएबल रेसिस्टेंस लगाते हैं, है ना। क्यों लगाते हैं, हम लोग स्टार्टर के तौर पे भी इसको लगा सकते हैं, है ना। इसको मोटर को स्टार्ट करने के तौर पे भी हम लोग यहाँ पे रेसिस्टेंस लगा सकते हैं। ठीक है ना, रेसिस्टेंस मतलब इस तरीके से आपका रेसिस्टेंस लगा हो रहेगा, ये रेसिस्टेंस, दूसरा रेसिस्टेंस, तीसरा रेसिस्टेंस, और ये जो तीन टर्मिनल है 1 2 3, ये तीनों टर्मिनल यहाँ पर कनेक्टेड होगा, और इस रेसिस्टेंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, वैरी कर सकते हैं। और जब इस रेसिस्टेंस को वैरी करेंगे तो अल्टीमेटली वी आर वैरिंग द रोटर रेसिस्टेंस, क्योंकि ये इस रेसिस्टेंस को हम लोग रोटर के साथ में जोड़ दिए, है ना। जब हम यहाँ पे लगा दिए तो ये रेसिस्टेंस मानते हैं कि यहाँ पे लगा दिए तो ये वाला इसके साथ में जुड़ गया। ठीक है, फिर मानते हैं कि ये रेसिस्टेंस हम इसके साथ में लगा दिए, ये रेसिस्टेंस इसके साथ में जुड़ गया, फिर ये रेसिस्टेंस हम इसके साथ में लगा दिए, मतलब ये रेसिस्टेंस इसके साथ में जुड़ गया। अल्टीमेटली हम लोग इस रेसिस्टेंस को कहाँ पे जोड़ देते हैं, रोटर साइड में जोड़ देते हैं। और जब हम रेसिस्टेंस को वैरी करेंगे तो हम लोग इसके स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इसके करेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, दैट मीन्स वी कैन कंट्रोल रोटर साइड इन केस ऑफ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। ठीक है, सो एक पॉइंट और हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, इन केस ऑफ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर we can control in the rotor side। स्पीड कंट्रोल किया जाता है, करंट को कंट्रोल किया जाता है यहाँ से। ठीक है ना, तो इस तरीके से कंट्रोल कर। तो हम लोग क्या करना है, जब हम लोग को वोल्टेज रेशियो फाइंड आउट करना होगा तो इस रेसिस्टेंस वाले एलिमेंट को हटा देना है, डिस्कनेक्ट कर देना। इसको हम यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दिए। ठीक है, डिस्कनेक्ट कर दिए। नाउ मुझे अगर फाइंड आउट करना होगा वोल्टेज रेशियो टेस्ट, तो क्या करेंगे, ये मेरा स्टेटर है, मान लेते हैं ये डेल्टा कनेक्टर स्टेटर है, ये आपका रोटर है। ठीक है, तो स्टेटर में हम लोग 3 फेज सप्लाई दे दिए, 3 फेज सप्लाई ऑटो ट्रांसफार्मर के थ्रू हम लोग दे दिए, तो इसके वाइंडिंग में आपका क्या हो जाएगा, वोल्टेज इंड्यूस्ड हो जाएगा। ठीक है, फ्लक्स प्रोड्यूस्ड होगा, और ये फ्लक्स फिर रोटर में जा कर के रोटर के वाइंडिंग में इंड्यूस्ड होगा, तो ईच वाइंडिंग में आपका वोल्टेज इंड्यूस्ड हो जाएगा। ठीक है ना, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन, क्योंकि ये रोटर रोटेट कर सकेगा ना, रोटेट कर मानते कि ये वाइंडिंग इसके साथ में नज़दीक में है तो यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा मिल जाएगा, ये वाइंडिंग इसके नज़दीक में है यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द रोटर, है ना, द वोल्टेज इंड्यूस्ड इन द कॉइल विल वैरी। ठीक है, तो जो भी है हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो उसके बाद मुझे क्या करना, वोल्टेज रेशियो फाइंड आउट करना कि आउटपुट साइड में इस फेज में कितना वोल्टेज इंड्यूस्ड हुआ और इनपुट साइड में इस फेज में कितना वोल्ट इंड्यूस्ड किया। तो उसके लिए हम लोग क्या किए, वोल्ट मीटर लगाए।
ठीक है। इसी स्लिप रिंग के थ्रू हम लोग क्या लगाएंगे, वोल्ट मीटर लगाएंगे, ठीक है। सो वोल्ट मीटर क्या करेगा, देखिए वोल्ट मीटर जो लगा हुआ है ये दो टर्मिनल के बीच में लगा हुआ है, मतलब इस दो टर्मिनल के क्रॉस जो वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा, मतलब ये दोनों वाइंडिंग में जो वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा वो वोल्टेज को हम लोग मेजर कर पाएंगे इस वोल्ट मीटर से, ठीक है। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे जो वोल्ट मीटर लगा है ये वोल्ट मीटर से हम लोग मेजर कर पाएंगे इस वाइंडिंग में जो वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा उसको, ठीक है। आप देखिए अगर वोल्टेज रेशियो फाइंड आउट करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बेसिकली करते हैं फेज वोल्टेज का रेशियो निकालते हैं, ठीक है ना, फेज वोल्टेज का रेशियो निकालते हैं। तो ये तो ऑलरेडी फेज वोल्टेज है ना, और लेकिन ये वाला वोल्टेज क्या देगा मेरे को लाइन वोल्टेज देगा, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं मेजर्ड वैल्यू ऑफ रोटर इंड्यूस्ड वोल्टेज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे V21, दिस इज द मेजर्ड वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड वोल्टेज इन द रोटर, और ये जो वोल्टेज होगा क्या होगा, लाइन वोल्टेज होगा, है ना, इंड्यूस्ड वोल्टेज। यहाँ पे एक्चुअली क्या होगा, ये आपका लाइन वोल्टेज होगा, लाइन वोल्टेज। तो यहाँ से फेज वोल्टेज क्या होगा, देयरफॉर रोटर फेज वोल्टेज क्या होगा, रोटर फेज वोल्टेज इज इक्वल टू हम लोग क्या लेंगे, V21 बाई √3, V21 बाई √3। और स्टेटर का फेज वोल्टेज क्या होगा, स्टेटर फेज वोल्टेज क्या होगा, ये फेज वोल्टेज V11 ही मिलेगा मेरे को, सो दिस इज इक्वल टू V11, ठीक है। देयरफॉर वोल्टेज रेशियो क्या होगा, वोल्टेज रेशियो दैट इज इक्वल टू क्या मिलेगा मेरे को क्या मिलेगा, रोटर बाई स्टेटर का वोल्टेज, है ना, सो V21 बाई √3 इंटू V11। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ वोल्टेज रेशियो ऑफ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। लेकिन आप कहेंगे कि सर मान लेते हैं कि इसका वोल्टेज ज़्यादा हुआ, इसका वोल्टेज कम हुआ, तो फिर इसका वोल्टेज ज़्यादा हुआ तो क्या करेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं। मान लेते हैं कि एक बार वोल्ट मीटर यहाँ पे लगाए, एक बार वोल्ट मीटर यहाँ पे लगाए, एक बार वोल्ट मीटर यहाँ पे लगाए, ठीक है। 3 बार वोल्ट मीटर को लगाए तो हम लोग पहले क्या कर लेंगे, 3 से डिवाइड करके हम उसको एवरेज निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो एवरेज लाइन वोल्टेज मेरे को मिल जाएगा, उसके बाद उसका फेज वोल्टेज हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे बाय डिवाइडिंग इट बाई 3 √3, है ना। सो हम लोग यहाँ पे V21 जो लिए हैं, तो ये आपको मान के चलना है कि ये V21 जो है आपका एवरेज वैल्यू है ना, ये तीनों लाइन वोल्टेज का क्या है, एवरेज वैल्यू है, ठीक है। और उसको जब हम लोग √3 से डिवाइड करेंगे तो मेरे को मिल जाएगा फेज वैल्यू, क्लियर, गुड। सो इन दिस वे हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं वोल्टेज रेशियो, ठीक है, वोल्टेज रेशियो। लेकिन क्या हम इस वोल्टेज रेशियो को टर्न्स रेशियो बोल सकते हैं, क्या हम इस वोल्टेज रेशियो को टर्न्स रेशियो बोल सकते हैं, नहीं। क्यों नहीं बोल सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो आपका मान लेते हैं कि सपोज यहाँ पे 10 टर्न्स है सपोज, ठीक है, और यहाँ पे मान लेते हैं कि 5 टर्न्स है, ठीक। यहाँ पे आपका मान लेते हैं कि 10 वोल्ट है, तो क्या यहाँ पे 5 वोल्ट इंड्यूस्ड होगा, बताइए होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि स्टेटर और रोटर के बीच में क्या होगा, एयर गैप में कुछ फ्लक्स आपका लीकेज होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 5 वोल्ट नहीं मिल करके मेरे को कुछ कम वोल्टेज मिलेगा, फॉर एग्जांपल 4 वोल्ट मिलेगा। तो अब निकालिए तो टर्न्स का रेशियो कितना है, अब वोल्टेज का रेशियो कितना है, देखिए तो 10t बाई 5t, सो 10/5 कितना मिला 2, और 10/4 क्या मिला 2.5, क्या दोनों सेम मिला, नहीं मिला। डैट मीन्स हम लोग यहाँ पे नहीं बोल सकते हैं कि यहाँ से जो मुझे वोल्टेज रेशियो मिलेगा डैट विल इक्वल टू द टर्न्स रेशियो, क्लियर। सो हम लोग उसको अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग किए थे कि स्टेटर साइड में सप्लाई दिए थे और रोटर साइड का वोल्टेज मेजर करके हम इसका वोल्टेज रेशियो कैलकुलेट किए थे, ठीक है, हम इसका क्या किए थे, वोल्टेज रेशियो कैलकुलेट किए थे।
नाउ इन द सेकेंड केस हम लोग क्या करेंगे कि रोटर साइड में सप्लाई देंगे और स्टेटर साइड का वोल्टेज मेजर करेंगे, ठीक है ना। रोटर साइड में हम लोग सप्लाई देंगे और स्टेटर साइड में हम लोग वोल्टेज मेजर करेंगे। तो यहाँ पे फिर से हम लोग क्या किए कि इस स्लिप रिंग के थ्रू हम लोग सप्लाई दिए, ठीक है। सप्लाई देने के बाद हम इसके रोटर साइड में जब वोल्टेज, ये मेरा रोटर है और ये मेरा स्टेटर है, ठीक है। रोटर साइड में इसके टर्मिनल का वोल्टेज मेजर किए और ये टर्मिनल का वोल्टेज क्या होगा, लाइन वोल्टेज होगा, ठीक है। इसके बाद इस स्टेटर का वोल्टेज हम लोग मेजर कर सकते हैं। ये स्टेटर का वोल्टेज क्या होगा, मेरा फेज वोल्टेज होगा। सो यहाँ पे भी सेम केस करना है। इस लाइन वोल्टेज को हम लोग √3 से डिवाइड कर देंगे, फेज वोल्टेज मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसका फेज वोल्टेज क्या होगा इधर साइड में, इन केस नंबर 2, इन केस 2 रोटर फेज वोल्टेज क्या होगा, रोटर फेज वोल्टेज इज इक्वल टू V2/√3, VT2/√3, ठीक है। सो हाँ, और स्टेटर का फेज वोल्टेज क्या होगा, V12, है ना। स्टेटर फेज वोल्टेज क्या होगा, V12। तो यहाँ पे हम लोग रोटर का रेशियो, रोटर के फेज वोल्टेज का और स्टेटर के फेज वोल्टेज का रेशियो निकालेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, वोल्टेज रेशियो मिलेगा। मुझे क्या मिलेगा, वोल्टेज रेशियो। अब यहाँ पे भी ये चीज़ रखना है कि इसको फिर इसको, या बेटर होगा इसको फिर इसको मेजर करके एवरेज निकाल लीजिए, ठीक है ना। मेजर करके एवरेज निकाल लीजिए, फिर रेशियो निकालिए। क्यों, क्योंकि अगर वाइंडिंग का पोजीशन अलग अलग होगा तब उस केस में वोल्टेज सभी में अलग अलग इंड्यूस्ड होगा, ठीक है ना। तो इट इज़ बेटर टू कैलकुलेट एवरेज वैल्यू, है ना। एवरेज वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए, एक बार यहाँ पे हम लोग क्या किए, स्टेटर साइड में सप्लाई दिए, एक बार हम लोग क्या किए, रोटर साइड में सप्लाई दिए, ठीक है। तो रोटर साइड में हम यहाँ पे वोल्टेज दे रहे हैं, यहाँ पे मेरे को कम वोल्टेज मिलेगा। फिर यहाँ पे हम स्टेटर साइड में वोल्टेज दे रहे हैं, यहाँ पे मुझे कम वोल्टेज मिलेगा। तो जब हम एक ध्यान दीजिए कि यहाँ पे अगर हम 10 वोल्ट दे रहे हैं तो यहाँ पे मेरे को मिल रहा है 4 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे 10 वोल्ट दे रहे हैं तो यहाँ पे 4 वोल्ट मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम 4 वोल्ट देंगे तो कम मिलेगा यहाँ पे, है ना। या यहाँ पे अगर हम 10 वोल्ट देंगे फॉर एग्जांपल, प्लस माइनस यहाँ पे अगर हम 10 वोल्ट देंगे, सॉरी फेज वोल्टेज अगर हम यहाँ पे 10 वोल्ट देंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, जैसे कि इसका रेशियो कितना आ रहा था 10, यहाँ पे 2.5 टाइम्स यहाँ पे घट रहा था, है ना। तो 2.5 टाइम्स यहाँ पे ज़्यादा मिलेगा। सो यहाँ पे 25 वोल्ट मिलेगा, सॉरी नो, ये 10 वोल्ट, ये 4 वोल्ट, ठीक है ना। तो मिलना चाहिए था यहाँ पे 5 वोल्ट, 1 वोल्ट डिक्रीज कर गया। तो सिमिलरली यहाँ पे 10 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे मिलना चाहिए था 20 वोल्ट, बट यहाँ पे डिक्रीज कर जाएगा 18 वोल्ट। बात समझ रहे हैं ना। 10 वोल्ट यहाँ पे मिलना चाहिए था 20 वोल्ट अकॉर्डिंग टू दिस रेशियो, मतलब 2 अगर रेशियो लेते हैं तो यहाँ पे अगर हम 10 वोल्ट देंगे तो यहाँ पे वैल्यू कम मिलेगा। अब देखिए, यहाँ पे ज़्यादा वैल्यू, यहाँ पे कम वैल्यू, यहाँ पे कम वैल्यू, यहाँ पे ज़्यादा वैल्यू, ठीक है ना। तो अगर हम इस दोनों वोल्टेज को ऐड कर दें, और उसके बाद अगर रेशियो निकाले, तब जा कर के मेरे को कहीं थोड़ा एग्जैक्ट और मतलब ज़्यादा एक्यूरेट हम टर्न्स रेशियो फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है ना। सो टर्न्स रेशियो को हम लोग लिख सकते हैं, बात समझ में आया ना, कि रोटर साइड में एक बार स्टेटर साइड में सप्लाई देंगे। जब स्टेटर साइड में सप्लाई देंगे तो रोटर साइड में वोल्टेज कम इंड्यूस्ड होगा। फिर एक बार जब हम रोटर साइड में सप्लाई देंगे तो स्टेटर साइड में वोल्टेज कम इंड्यूस्ड होगा। फिर स्टेटर के वोल्टेज को दोनों को ऐड करेंगे, रोटर के वोल्टेज को दोनों को ऐड करेंगे, फिर रेशियो निकालेंगे। तब जाकर के रेशियो से जो मेरे को टर्न्स रेशियो जो मिलेगा, है ना, वो टर्न्स रेशियो ज़्यादा एक्यूरेट होगा। क्लियर। तो अगर एग्ज़ाम में आता हो
तो आप अपने लैंग्वेज में लिख देंगे कि क्या प्रोसेस हम लोग फॉलो करते हैं और क्यों फॉलो करते हैं, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, मतलब लिख दीजिएगा। और टर्न्स रेशियो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, टर्न्स रेशियो इज इक्वल टू, अगर आउटपुट रोटर बाय इनपुट का, रोटर बाय स्टेटर का निकालते तो रोटर के लिए वोल्टेज क्या है मेरे पास, V21 प्लस यहाँ पे वोल्टेज कितना है, V22 बाई यहाँ पे वोल्टेज कितना, V11 प्लस यहाँ पे वोल्टेज कितना, V12। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ टर्न्स रेशियो। यहाँ पे टर्न कौन कौन सा होगा, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ 2 for rotor and 1 for a stator, number of rotor turns, rotor per phase turn, सॉरी यहाँ पे जो V21 है, ये V21 आपका क्या है, लाइन वोल्टेज है। सो यहाँ पे V22 क्या है आपका, V22 भी आपका लाइन वोल्टेज है। सो मुझे फेज वोल्टेज कैलकुलेट करना होगा, तो बाई √3, और यहाँ पे V11 फेज वोल्टेज है, V12 यहाँ पे फेज वोल्टेज है। सो V11 प्लस V12, ठीक है। नंबर ऑफ रोटर पर फेज, नंबर ऑफ रोटर टर्न्स पर फेज बाई नंबर ऑफ स्टेटर टर्न्स पर फेज। क्लियर। सो इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं टर्न्स रेशियो और हम लोग फाइंड आउट करते हैं वोल्टेज रेशियो। क्लियर। If you have any doubt, you can ask me. ठीक है, थैंक यू।